मंगलसूत्र। मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं, ये एक ऐसा बंधन है जो एक लड़की को एक रिश्ते में सदैव के लिए बांध देता है। एक ऐसा दायित्व है जो एक ही पल में उसे समझदार बना देता है। अपनी माँ पर सब कुछ छोड़कर बेफिक्र रहने वाली वो लड़की कब अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारी ले लेती है, ये कोई नहीं समझ पाता। और ये ताकत उसे देती है ये मंगलसूत्र। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की श्वेता की है जो शादी के बंधन में बंधने वाली है। बचपन से ही पारुल ने अपनी बेटी को संस्कारों से पाला पोसा और बड़ा किया था। ये तेरी शादी सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा भी इम्तिहान है बेटा। वहाँ अगर तुझसे कोई भी गलती हुई तो मेरे संस्कारों पर सवाल उठाए जाएंगे। अपने घर जाने वाली है बेटा तू, अपने मायके की इज्जत रखनी है तुझे। वहाँ कोई कुछ भी बोले सुन लेना बेटा। अब सास और ननद तो दो चार बात बोलेंगी ही, उनका तो हक होता है बोलने का। तुम्हें लगता है मम्मी कि मैं बेकार में किसी से बहस करने जाऊंगी? जितना होगा कॉम्प्रोमाइज़ करूंगी ही ना मम्मी। हाँ बेटा, वही तो कह रही हूँ, थोड़ा तो दब कर चलना ही होगा। लड़की जब अपना मायका छोड़ के अपने ससुराल जाती है तब उस पर दो दो घरों की जिम्मेदारी आ जाती है, एक पति के घर की और एक पिता के घर की, और उसे उन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। एक बार के लिए मायका छूट जाए पर ससुराल नहीं छूटना चाहिए। बचपन से ही तुम मुझे ये चीज़ सिखा रही हो मम्मी, अब समझ गई मैं। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूँगी। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तब मैं क्या करूँगी? मैं ना सीधा यहीं आ जाऊँगी, ठीक है ना? देख रही है कितनी नादान है ये लड़की। ये समझी तू बेटा, अब तू यहाँ ऐसे नहीं आ सकती। मेरा मतलब है ये घर तेरा तो रहेगा, पर यहाँ आने के पहले तुम्हें एक बार अपनी सास से परमिशन लेनी होगी। एक बार अपनी सास से पूछ लेना बेटा, अगर वो बोले तभी आना। हाँ, हम तो तेरे माँ बाप हैं, माँ बाप ही रहेंगे, पर इन चीज़ों के कारण वहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस घर में तू बस पली बड़ी है बेटा, असली घर तो तेरा वही है। मायका किसका अपना हुआ है जो तेरा होगा। यह असमंजस पता नहीं कब ख़त्म होगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या मम्मी कि भगवान एक बच्चे को एक ऐसे घर में पैदा करते जो उसका ही नहीं है, और उस घर में 25-26 साल रहने के बाद उसे पता चले कि अब उसे कहीं और जाना है और उसे अपना घर मानना है? यही मेरा घर है मम्मी, तुम भी ना सच्ची कुछ भी बोलती हो कभी कभी। बेटा तू ऐसे मत बोल, मुझे घबराहट होने लगती है। अरे ठीक है ना पारुल, हमारे सामने ही तो बोल रही है लड़की, तू बिना बेचारी को बोलने ही नहीं देती। एक तो हमारी श्वेता पहले से इतनी सीधी है, ऊपर से तू उसे डरा रही है। देख बेटा, जहाँ तक हो सके कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपना ही दम घोट लेना। वहाँ जब कुछ लगे कि गलत हो रहा है तो समझाना अपनी सास को, अपने पति से बात करना। शुरू के दिनों में तो देख बेटा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि नई जगह है, उनकी रहन सहन बोल चाल हर चीज़ों में फ़र्क होगा। पर धीरे धीरे तू भी उन्हें समझने लगेगी और वो भी तुझे सब एडजस्ट हो जाएंगे। तेरी माँ का रहने दे से तो शुरू से ही हर छोटी छोटी बातों में घबराने की आदत है। आपको लग रहा होगा कि पारुल एक बुरी माँ है जो अपनी बेटी पर प्रेशर डालकर उसे कमज़ोर कर रही है, पर वो एक बुरी माँ नहीं थी। श्वेता पारुल की इकलौती बेटी थी और पारुल अपने पहले बच्चे की शादी कर रही थी, और वो भी बेटी की। इसलिए जितना श्वेता घबराई हुई थी उससे 10 गुना ज़्यादा पारुल डरी हुई थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और ऐसे ही हो जाती है श्वेता की शादी, तो बहू बनकर श्वेता आ जाती है केतकी के घर। एक मिनट भाभी, इतनी आसानी से आप ये चौखट कैसे लांग देगी? फेरे हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि घर में एंट्री मिल गई आपको। हमारे घर की एक परंपरा है, नई बहू को एक रस्म करनी होती है, उसके बाद ही वो घर में प्रवेश कर सकती है, और वो रस्म ही उसकी किस्मत तय करती है। बताइए ना दीदी, क्या करना है? ज़मीन पर रखे जाएंगे बड़े बड़े थाल, एक एक करके आपको सारे थाल को उठाना है और एक दूसरे में डालकर एडजस्ट करना है। और ऐसा करने में बर्तनों से अगर आवाज़ आई, मतलब आपके आने के बाद घर में बर्तन ही बजेंगे और कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे बच जाएंगे बर्तन? अभी भी घर की सत्ता केतकी के हाथों में ही है। अब श्वेता पर एक प्रेशर बन गया था जिस कारण उसकी हथेली में पसीना आने लगता है। तभी धीरे से कमल कहता है, डर अक्सर हमारी बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। अपने घर पर भी तो आप बर्तन एडजस्ट करती होंगी ना, यहाँ भी कर लोगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये थाल पीतल के हैं, इसलिए भारी है, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा।
अपने पति की बात सुनकर श्वेता को ज़रा हिम्मत मिलती है और वो किसी तरह एक थाल पर दूसरा थाल रखकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है। पर यह काम इतना आसान नहीं था। ना ही श्वेता को इसकी कोई प्रैक्टिस थी और जाकर आखिर में उसके हाथ से एक छूटकर गिर ही जाती है। बाप रे, इतनी ज़ोर से बर्तन गिर गए। देख ले केतकी, आगे दिक्कत होने वाली है तुझे। नई बहू आई नहीं कि लोगों ने बातें बोलनी शुरू कर दी और उतर गया घर वालों का चेहरा। मम्मी ने बोला था कि उनकी इज्जत रखनी है मुझे, और मुझसे तो यहाँ सब कुछ खराब हो गया। क्या करूँ भगवान। अब बस यहीं खड़े रहोगे क्या? हो गई रस्म, चलो आगे बढ़ो, रात के 12 बज रहे हैं, सोना नहीं है क्या? बेटे के फेरे करवा दिए हमने, अब हमारा क्या काम बचा। अंदर तो आ ही चुकी है श्वेता। जाओ वीणा, अपनी भाभी को उसका कमरा दिखा दो। वीणा श्वेता के साथ उसके कमरे की ओर जाती है। चोकर सेट तो आपने अच्छा पहना है भाभी, पर ये गले में पतली सी चेन पहनने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा लगता है क्या? लाइए, मुझे दे दीजिए। ये तो मेरी फेवरेट है, पर अगर दीदी को मना कर दिया तो पता चला बात और बिगड़ गई। मुझसे जो कबाड़ा हुआ है उसे ये चेन ही सुधार सकती है। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल ले लीजिए। वीणा अपनी ननद को अपनी फेवरेट चेन उतार कर देती थी और अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह, मम्मी जी खाने में क्या बना लूँ, आपको क्या पसंद है? पापा जी क्या खाना चाहेंगी? और दीदी? देख बहू, तेरे पापा को धनिया की चटनी के साथ ही खाना खाने की आदत है, तो चटनी बना लेना। मेरे लिए आलू टमाटर की सब्जी बना ले। तेरी ननद को पनीर बड़ा पसंद है तो पनीर की सब्जी बना ले, और साथ में पराठे, बस हो गया। और इनके लिए मम्मी जी, इनके लिए भी कुछ बना लूँ क्या? अरे भाभी, आप तो आते ही मेरे भाई को इम्प्रेस करने में लग गई। अपने पल्लू से बांधना चाहती है क्या उसे? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे ही मुझे लगा। ठीक है, मैं इतना ही खाना बना देती हूँ। श्वेता अच्छा सा खाना बनाकर सभी के लिए टेबल पर लगाती है। खाना तो अच्छा बना लेती हो बहू। फाइनली। अब थैंक यू पापा जी। और कुछ दूँ? हमें क्या मिलेगा बहू? श्वेता सभी को खाना परोस रही थी, तभी दरवाजे से पड़ोसन कम केतकी की दूर की रिश्तेदार अंदर आती है। अरे केतकी, नई बहू ने हाथ पे कुछ सगन ला के दिया कि नहीं तेरे? क्योंकि जितना याद है मुझे, केतकी ने तेरी माँ को लिफाफे की गिनती करवा दी थी। अब ये मत कहिएगा भाभी कि आप भूल गई। अभी मेहमान सारे लौटे नहीं हैं, होटल में रुके हैं, रात तक ट्रेन में हैं। सबके लिए लिफाफा लाई है ना आप, उन्हें देना होगा ना? हाँ हाँ दीदी, मैं सभी के लिए लिफाफा लेकर आई हूँ। वो मैंने सोचा एक बार सभी खाना खा ले, उसके बाद मैं शगुन दे दूँगी। तुझे मैं बता दूं बेटा कि मैं तेरी सास की दूर की चाची लगती हूँ। मेरा भी लिफाफा होगा तेरी बैग में, देख लेना, ठीक है? श्वेता। और हाँ बेबी, मेरे ससुराल वालों के लिए कोई 100-500 का लिफाफा मत दे दीजिएगा, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। नहीं मम्मी? ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ मम्मी। अपनी बीवी को घर के कामों में इतना व्यस्त देखकर कमल खाते ही काम पर निकल जाता है और जाती है श्वेता अपने कमरे में और अपनी माँ को कॉल लगाती है। इसीलिए मैं तुझे पहले कह रही थी बेटा, हर लिफाफे पर नाम लिख दे। नाम तो लिखा ही है मैंने मम्मी, पर वो टेंशन नहीं है। टेंशन ये कि अब मम्मी जी उन रिश्तेदारों को लिफाफा देने को कह रही हैं जिनका उन्होंने पहले जिक्र भी नहीं किया था, और मेरी ननद अपनी सास ससुर देवर देवरानी सभी के लिए सगुन मांग रही है। लिफाफा तैयार कर लूँ क्या? बेटा, मैंने तेरे बैग के नीचे वाले चेन में 10 एक्स्ट्रा लिफाफे डाल दिए थे, और तेरी माँ ने तुझे अलग से 15,000 दिए हैं ना, तो कर ले तुरंत तैयार। थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ता है। और लिफाफे तैयार कर कर मेहमानों को विदा करने की रस्म शुरू होती है। मेहमानों के जाने के बाद श्वेता को लगता है कि अब उसे इस भाग दौड़ से आराम मिलेगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। पर अब तो थोड़ी बहुत इज्जत और आराम श्वेता को नसीब होती थी, वो भी चली जाती है। ये क्या सफाई करती है तू बहू? तेरे देवर के कमरे की हालत देखी है तूने? कमरे में हर तरफ धूल जमी हुई है। तुझे पता है उसे धूल से एलर्जी है, तो ढंग से सफाई करनी चाहिए थी। बेचारा कल गुस्से में हॉल में सोया है। पर देवर जी के कमरे की तो मैंने अच्छी तरह सफाई की थी, झाड़ू के बाद पोछा भी लगाया था मैंने। वो तो तू कह रही है ना बहू, सफाई की है, वो दिखनी भी तो चाहिए। करण ठीक ही कहता है, अगर भाभी को कुछ करना ही नहीं था तो अपने घर पर रहती, यहाँ आई क्यों? अपने घर पर रहती? पर यही तो मेरा घर है ना मम्मी जी। ये तेरा घर है? जिस घर से तू आई थी वो किसका घर था? ये लीजिए जी, समझाइए इसे।
अब आप दोनों जनानियों के बीच में मैं क्या बोलूं? अपनी सास की बात सुनो बहू, जो सास की सुनता है उसकी ही गृहस्थी बसती है। श्वेता की क्लास लग रही होती है तभी करण अपने कमरे से बाहर आता है। मेरे लैपटॉप के बगल में मैंने जो पेन ड्राइव रखी थी वो कहाँ चली गई भाभी? एक तो आप कहते हैं मैं आपके कमरे की सफाई नहीं करती, दूसरी तरफ आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने पेन ड्राइव यहाँ से वहाँ कर दी? मतलब कमरे की सफाई तो हुई थी ना भैया। ड्रॉअर में है पेन ड्राइव। देख रही हो मम्मी, किस तरह से तुम्हारी बहू ने मुझे टेढ़ा जवाब दे दिया। अभी दीदी होती ना तो मेरे लिए लड़ पड़ती, पर तुमसे तो अपनी बहू को एक शब्द नहीं बोला जाएगा। झगड़े करवाने आई है क्या बहू तू? कैसे नाराज़ होकर चला गया मेरा करण। श्वेता दिन रात पूरी कोशिश कर रही थी अपने ससुराल को संवारने की, पर उसके बाद भी उसे ताने ही सुनने को मिल रहे थे। एक रोज़ श्वेता सभी के साथ बैठकर करण की बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी। एक काम करो बहू, सारे मेहमानों को फ़ोन करके न्योता दे दो। ठीक है पापा जी। ऐसे तो दीदी की भी शादी हो गई है तो उनके घर भी न्योता देना बनता है। एक काम करूँगी, कल सुबह उनके घर स्पेशली मिठाई का डब्बा लेकर जाऊँगी और उन्हें न्योता दे दूँगी, ये ठीक रहेगा। और सारे मेहमानों को फ़ोन कर श्वेता करण के बर्थडे पर आने का न्योता दे देती है। उसके बाद कपड़े धोती है, फिर दोपहर का खाना बनाती है, फिर शाम की चाय, सास के पैरों की मालिश, रात का खाने की तैयारी, और ऐसे ही बज जाते हैं रात के 9। सुभाष और केतकी डिनर कर अपने कमरे में जाते हैं कि सुभाष के फ़ोन पर आती है वीणा की कॉल। बहू के आते ही पापा आप तो मुझे भूल गए हो। वो तो अच्छा है कि मेरा कमल मुझे नहीं भूला, जो उसने मुझे करण की पार्टी के बारे में बता दिया तब मुझे पता चला, वरना शायद मुझे कोई बुलाता भी नहीं। अरे बेटा, मैंने बहू को तो बोला था सभी को कॉल करने के लिए, तुझे तो सबसे पहले कॉल करनी चाहिए थी उसे। क्या हुआ जी, क्या कह रही है वीणा बेटा? अरे तू रो क्यों रही है? यहाँ बाहर वालों को पता है कि मेरे भाई की बर्थडे पार्टी होने वाली है और मुझे ही नहीं पता। आज मिश्रा आंटी ने मेरी सास को कॉल किया था और पूछा कि आप क्या पहनकर जा रही है अपनी समधन के घर के फंक्शन में, और ये सुनते ही मेरी सास बेचारी बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई। उन्हें तो कुछ खबर ही नहीं थी। मिश्रा आंटी के सामने मैं कैसे बात संभालती मैं ही जानती हूँ। उनके जाने के बाद फिर जो तमाशा हुआ है मेरे घर में क्या बताओ। अच्छी इज्जत उतारी मम्मी आपकी बहू ने मेरी। और बस केतकी सीधा रसोई में जाती है और बर्तन साफ कर रही अपनी बहू पर बरस पड़ती है। आँख खोलने से बंद होने तक मैं सारा काम तो करती हूँ मम्मी जी। आपको और पापा जी को मैंने भगवान का दर्जा दिया, देवर जी को अपने बेटे समान माना है, और वीणा दीदी को उनके मायके में कोई तकलीफ ना हो उसका भी मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी ये सुनने को मिल रहा है। श्वेता रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ कमल ये सब देखता तो है पर कुछ कहता नहीं। रोती रोती श्वेता सो जाती है और अगली सुबह अपने मायके निकल जाती है। श्वेता तू यहाँ अचानक कैसे बेटा? सब कुछ ठीक तो है? शादी की है ना मम्मी तुमने मेरी, मुझे कोई त्याग तो नहीं दिया। बेटी तुम्हारे घर आई है, ना पानी पूछा ना तबीयत पूछी। पूरे 3 महीने बाद तुमने मुझे देखा और पूछ रही हो कि मैं यहाँ कैसे? शादी के बाद अगर बेटियां अचानक आ जाए तो घर वालों को घबराहट हो ही जाती है बेटा। वही तू खबर देकर आती तो तेरी माँ थोड़ी ना घबराती। अब इस बात का श्वेता क्या ही जवाब देती। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है, पर वो कमरा अब उसका नहीं था क्योंकि उसके कमरे को उसके भाई ने ले लिया था। क्या असमंजस है भगवान, यहाँ वापस आने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा, और उस घर को अपना बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे? वहाँ सब मुझे पराया समझते हैं। श्वेता अब अपने मायके में होकर भी अपने मायके में नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी और बड़ी माँ तो इसी टेंशन में थी कि उसके ससुराल में सब ठीक तो होगा। किसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और पड़ोसन विमला कहती है, क्या बात है विद्या, सब ठीक तो है ना? मैं देख रही हूँ ये श्वेता जब से आई है कमरे से बाहर नहीं आती। लड़की पेट से है क्या, या फिर जमाई जी से बाता बाती हो गई? हद है, इन लोगों को हर चीज़ की पंचायत है। यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। और दोनों जगह से ठुकराई हुई श्वेता वापस से जब अपने ससुराल पहुँचती है तो सामने हॉल में बैठी हुई वीणा की तीखी बोली उसका स्वागत करती है। मैंने फ़ोन करके पता किया था मम्मी, भाभी के मायके में किसी ने उन्हें नहीं बुलाया, फिर भी वो अपने मायके करने क्या गई थी, वो भी अपनी इकलौते देवर के बर्थडे के दिन। होगा कोई पुराना आशिक। बोल बहू, क्या पूछ रही तुम्हारी बड़ी ननद? जवाब नहीं है क्या तुम्हारे पास? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? और जिस हिसाब से तुम ना के बराबर कपड़े लेकर गई थी, शक तो मुझे भी हो ही रहा था। ये तो रही दूसरी बात। पहली बात तो ये कि मुझसे बिना पूछे तुम अपने मायके गई कैसे?
तुम्हारे पीछे से रसोई का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब कौन करता? शादी हुई है तुम्हारी, इस घर में जिम्मेदारी समझती हो कि नहीं अपनी? मम्मी जी, मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं दीदी के घर। देख रही है मम्मी, अब ये मेरे घर जाकर तमाशा करने वाली थी, इससे इसकी जगह आज दिखाई दो। इसीलिए मैंने बोला था जितने दिन ये मायके रहेगी उतने दिन के छोटे बर्तन धुलने नहीं चाहिए। जाओ अपनी रसोई संभालो और बर्तन खिंचना शुरू करो श्वेता। और हाँ, अपना ये यहाँ रख कर जाना। ज़रा मैं भी तो देखूँ किससे मिलकर आई हो। कुछ समझ में भी आ रहा है दीदी, आपको क्या कुछ भी कहती जा रही हैं आप। जिसे गलत करना होता है वो कभी भी गलत कर सकता है। और अगर मेरा अफेयर किसी से होता तो मैं उस लड़के को यहाँ भी तो बुला सकती थी। उसके लिए अपने घर का माहौल ख़राब करने अपने मायके क्यों जाती? क्या कहा तुमने? लड़के को यहाँ बुलाती? करण, कमल, खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो मेरा? ठीक करो इस लड़की को। क्या अंट शंट बके जा रही है। सभी के सामने कमल सीधा अपनी बीवी की ओर जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। कमल को बहुत मुश्किल से गुस्सा आता है, पर जब आता है तो उसके गुस्से से तीखा गुस्सा किसी का नहीं होता। आज तो इस लड़की की सारी हेकड़ी उतर जाएगी। 20 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कमल 2 बैग लेकर अपनी बीवी का हाथ पकड़े बाहर आता है। मेरी चीज़ों का ख्याल रखने के साथ साथ श्वेता इस घर में एक बहू, एक भाभी, एक कामवाली तक का काम कर रही है। उसके बाद आज फिर भी आपने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने से पहले एक बार नहीं सोचा। मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, पर पापा अपने लड़की ढूंढी तो एक अच्छे बेटे की तरह मैंने शादी कर ली। पर यह शादी सिर्फ नाम की नहीं की मैंने, 7 फेरे लिए, मंत्रों से शास्त्र अनुसार श्वेता को अपनी पत्नी माना था मैंने। श्वेता ने वो सब कुछ किया इस घर के लिए जो एक बहू का करना बनता था। मैंने मंगलसूत्र पहनाया है श्वेता को और अब श्वेता के लिए खड़े होने की बारी मेरी है। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। जहाँ मेरी बीवी की इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकता। अब मिलेगा श्वेता को उसका घर। और आखिर में श्वेता को वो घर मिल ही जाता है जो उसका था।